बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है। सीरिया की फौजें किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती हैं। कावुसोग्लू ने कहा, तुर्क सिपाहियों को कोई नहीं रोक सकता। सीरिया में अमरीकी दखल अंदाजी की नई लहर। अफरीन तनाव के बीच जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। सर्जी लावरोफ ने कहा, वॉशिंगटन आग से न खेले। ईरान ने म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा, इसराइल और सऊदी अरब अमरीका के क्लाइंट स्टेट्स बन गए। अल-हुसियों की मदद पर ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में करारदाद। सऊदी अरब ने कहा, दहशतगर्दों की मदद पर हिसाब देना पड़ेगा। इराकी अदालत ने आईएस में शामिल होने वाली तुर्क औरत को सजाए मौत सुनाई। 12 दूसरी औरतों को भी उम्र कैद। गजा में मुसलसल दूसरे दिन इसराइल के हमले। हफ्ते को जांबहक फलस्तीनियों की तदफीन। रोटोमैक पेन के मालिक का फ्रॉड 800 करोड़ का नहीं 3600 करोड़ रुपए का है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। पीएनबी स्कैम के सिलसिले में दावे जारी। बैंक फ्रॉड मामलों से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। वजीर आजम की खामोशी पर राहुल गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का तंज। इमरान खान ने तीसरी बार शादी कर ली। इस बार रूहानी टीचर बनी दुल्हन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया के धमाकू हालात से। सीरिया की सरकारी फौजें किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती हैं, जिससे तुर्क सिपाहियों के साथ उनके टकराव के अंदेशे पैदा हो गए हैं। ऐसे में तुर्की ने कहा कि कोई भी उसकी फौजों को अफरीन में रोक नहीं सकता। सीरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि बशार फौज के इत्तेहादी लश्कर कुछ घंटों के अंदर अफरीन में दाखिल होंगे। इन खबरों के बाद तुर्की के वजीर खारजा मेवलूत कावुसोग्लू ने जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीरिया की फौजें अफरीन में तुर्क सिपाहियों की पेशकदमी को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर सीरिया की फौजें वाईपीजी से लड़ने के लिए आती हैं तो तुर्की उनका इस्तकबाल करेगा, लेकिन अगर वो वाईपीजी और पीकेके की हिफाजत के लिए अफरीन में आती हैं तो तुर्की की फौज को कोई भी नहीं रोक सकता। सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि सरकारी फौज बहुत जल्द अफरीन शहर में दाखिल होगी, जहां पिछले 1 महीने से तुर्की की फौजें ऑपरेशन कर रही हैं। यह ऑपरेशन 19 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद मकामी कुर्द ओहदेदारों ने बशार अल असद हुकूमत से मदद मांगी थी। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने कहा कि सरकारी फौजें कुछ घंटों के अंदर अफरीन में दाखिल हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में एलेपो में सरकारी न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि अगले कुछ घंटों में सरकारी फौज और इत्तेहादी अफरीन में दाखिल होंगे। एक कुर्द ओहदेदार ने तस्दीक की कि सीरिया की हुकूमत के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत सरकारी फौज अफरीन में दाखिल होगी और इस समझौते पर 2 दिनों के अंदर अमल होगा। कुर्द ओहदेदारों ने अफरीन में कुछ दिन पहले कहा था कि सीरिया की हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो अफरीन के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी निभाए और तुर्की के हमलों से अपनी सरहदों की हिफाजत करे। तुर्की ने कुर्दों की फौज वाईपीजी से मुकाबला करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन शाख जैतून का नाम दिया गया था। तुर्की का इल्जाम है कि वाईपीजी के ताल्लुकात कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जो तुर्की में अलहदगी के लिए लड़ाई लड़ रही है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मॉस्को में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए खित्ते की सूरत हाल को खतरनाक बना रहा है। यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो 3000 सिपाहियों की एक फौज सीरिया के सरहदी इलाकों में तैनात करेगा, जिसमें ज्यादातर कुर्द सिपाही होंगे। जवाद जरीफ ने कहा कि हम अमेरिका के ऐसे इरादों के बारे में तुर्की की बेचैनी को समझ सकते हैं, लेकिन इस बेचैनी से निमटने का यह सही तरीका नहीं है। दूसरे मुल्कों के इलाकों में इस तरह की दरअंदाजी से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। तुर्की ने धमकी दी है कि वो इस ऑपरेशन को मनबिज तक भी फैलाएगा जहां अमेरिका की फौजें तैनात हैं।
سعودی عرب نے ایران کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد کی تائید کی ہے جسے برطانیہ اور امریکہ نے پیش کیا. اس قرارداد میں ایران سے کہا گیا کہ وہ یمن کے الحوثیوں کو بیلسٹک میزائلز کی سپلائی روکے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ اگر اس قرارداد کو منظوری حاصل ہوتی ہے تو اس سے ایران کو اپنے بیلسٹک میزائلز کے ایکسپورٹس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ اسے دہشت گردوں کی تائید اور خطے میں اپنے جارحانہ اور کٹر رویے کا بھی حساب دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ الحوثی یمن میں سویلینز کو اور سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل ایرانی میزائلز کا استعمال کر رہے ہیں. عادل الجبیر نے امید ظاہر کی کہ رشیا اس قرارداد کی تائید کرے گا. عادل الجبیر نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے مسائل 1979 کے ایرانی انقلاب سے شروع ہوئے جس کے بعد ہی خطے میں مسلکی تناؤ پیدا ہوا. عادل الجبیر نے کہا کہ ایران کے انقلاب کے بعد ہی حزب اللہ بنائی گئی جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران پر کبھی حملہ نہیں کیا لیکن ایران ہی ہم پر حملے کر رہا ہے. ایران نے ہمیں لبنان، سیریا، عراق، بحرین، یمن، پاکستان، افغانستان اور افریقہ کے ملکوں میں کمزور کرنا شروع کیا. اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں ایران کا تقابل نازی جرمنی سے کیا اور کہا کہ نازی جرمنی میں ایک خاص نسل کو برتر بتایا جاتا تھا اور ایران میں ایک خاص عقیدے کو برتر بتایا جا رہا ہے. نتنیاہو نے اسرائیل کی ہوائی حدود میں ایران کے ڈرون کو مار گرائے جانے کا حوالہ دیا اور دنیا سے مطالبہ کیا کہ ایران کے خلاف کارروائی کی جائے. ایران نے سعودی عرب اور اسرائیل کے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل امریکہ کے کلائنٹ سٹیٹس بن گئے ہیں جو ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جا رہے ہیں اور غلط فیصلے کر رہے ہیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ایران نے یہ بات کہی. میونخ سیکیورٹی کانفرنس اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے خطاب کرتے ہوئے خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا جس کے بعد عادل الجبیر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی تائید کرتے ہوئے ایران کے نظام میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا. نتنیاہو نے میونخ میں ایران کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا اور اس پر پورے مڈل ایسٹ میں اپنی سلطنت تھوپنے کی کوشش کا الزام لگایا تھا. جواز ظریف نے نتنیاہو کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پر ایران کا خوف سوار ہے. انہوں نے اس بات کو غلط بتایا کہ ایران خطے میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. جواز ظریف نے کہا کہ امریکہ اور خطے میں اس کے مقامی کلائنٹس کو اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے بھگتنے پڑ رہے ہیں. وہ ایسے فورمز کا استعمال ایران کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہوا کھڑا کرنے کے لیے اور حقیقتوں کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. جواز ظریف نے ایسے غلط فیصلوں کی مثال دیتے ہوئے 1980 کے دہے میں عراق کے سابق لیڈر صدام حسین کے لیے امریکہ کی تائید، پھر 2003 میں صدام حسین کو ہٹانے کے لیے امریکہ کے حملے، فلسطین پر اسرائیل کے قبضے اور یمن میں سعودی عرب کی بمباری کا حوالہ دیا. جواز ظریف نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے الزامات کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے پڑوسیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے اور ہر روز سیریا اور ایران میں دخل اندازی کر رہا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے میونخ میں کارٹونش سرکس سجایا ہے جس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی پوری تقریر کے دوران اصل مسئلے کو دبانے کی کوشش کی ہے. جواز ظریف نے کہا کہ سیریا میں امریکہ کی دخل اندازی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے اور امریکہ عرب ملک میں اپنے جغرافیائی اور معاشی مفادات حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. جواز ظریف نے ماسکو میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہم غیر ملکی دخل اندازی کی ایک نئی لہر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ 7 فروری کو سیریا کی فوجوں کے خلاف امریکہ کے حملے کی طرف دیکھیں تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے. اس میں حقیر جغرافیائی اور معاشی مفادات کا کھیل چھپا ہوا ہے. جواز ظریف نے زور دے کر کہا کہ سیریا میں ایران کا کوئی فوجی اڈا یا کوئی فوجی موجودگی نہیں ہے. جواز ظریف نے اس امکان سے انکار نہیں کیا کہ ایران اور سعودی عرب خطے کو دوبارہ بنانے کے لیے اور اسے مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. اسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے سیریا کو توڑنے کے لیے امریکہ کے منصوبوں پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ واشنگٹن کو عرب ملک میں آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے سیریا میں امریکہ کی فوجی کارروائیوں کو چھیڑخانی بتایا. سرجی لاوروف نے الزام لگایا کہ امریکہ سیریا کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کرد فورسز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں ترکی کے ساتھ تناؤ پیدا ہو گیا. اس حوالے سے انہوں نے افرین کے موجودہ حالات کی مثال دی. سرجی لاوروف نے کہا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیریا میں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ دہشت گردی سے جنگ لڑی جائے لیکن اس کی کارروائیاں کچھ اور ہی بتاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جبہت الفتح الشام سے لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو پہلے النصرہ فرنٹ یا سیریا میں القاعدہ کی شاخ کہلاتی تھی.
सीरिया के सदर बशार अल-असद की एडवाइजर बुतैना शाबान ने कहा कि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी और तुर्की के फौजी ऑपरेशन की वजह से सीरिया बहरान के सियासी हल की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की हुकूमत ने दहशतगर्दों को सीरिया में दाखिल होने में मदद दी थी। उन्होंने सीरिया बहरान के हल की तलाश के लिए रशिया और ईरान की कोशिशों की तारीफ की। इराक की एक अदालत ने आईएसआईएस में शामिल होने पर तुर्की की एक औरत को सजाए मौत सुनाई है और 11 दूसरी गैर मुल्की बेवाओं को उम्र कैद दी है। इन 12 औरतों में 11 तुर्क और एक आज़रबाईजानी औरत शामिल है। इन औरतों को बगदाद की एक अदालत में पेश किया गया। इन औरतों ने अपनी दरखास्त में कहा कि उन्हें उनके शौहरों ने इराक आने के लिए मजबूर किया था और उन्हें धोखा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इन औरतों को सजाएं सुनाई गईं। इन औरतों की उम्रें 20 साल से 50 साल के दरमियान बताई गई। इन औरतों को मौसल या तल अफ्र में गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके शौहर या तो हलाक हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए। जिस औरत को सजाए मौत सुनाई गई उसने ट्रांसलेटर की मदद से बात करते हुए ये बात मानी कि वो अपने शौहर और बच्चों के साथ इराक आना चाहती थी। उसने कहा कि हम तुर्की छोड़ना चाहते थे क्योंकि मेरा शौहर एक वांटेड आदमी था। मैं इस्लामी रियासत में रहना चाहती थी जहां शरई कानून हो, लेकिन मुझे यहां आने पर पछतावा हुआ। इस 48 साल औरत का शौहर और 2 बच्चे एक हवाई हमले में हलाक हो गए। इस मौके पर वो रो पड़ी। एक दूसरी औरत अदालती कार्रवाई के दौरान बेहोश हो गई। इन फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है। इराक और सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए दुनिया भर से हजारों गैर मुल्की आए थे, जिनमें कई औरतें भी शामिल थी। पिछले महीने एक जर्मन औरत को भी सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा एक रशियन फाइटर को भी पिछले साल आईएस में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने खित्ते में तनाव के बीच गाजा में एक बार फिर हवाई हमले किए। इसराइली फौज ने बताया कि उसके जंगी हवाई जहाज़ों ने पीर की सुबह हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। फलस्तीनी ओहदेदारों ने भी तस्दीक की कि कई मिसाइल्स रफा के करीब एक खेत में गिरे। इसराइली फौज ने दावा किया कि गाजा से इतवार की रात इसराइल पर एक रॉकेट दागा गया, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं। इस दौरान गाजा में हफ्ते की बमबारी में जाँ बहक 2 फलस्तीनियों की तदफीन अमल में आई। इन दोनों की उम्र 17 साल बताई गई है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात इसराइल ने गाजा के कई मकामात पर हमले किए थे। इजिप्ट के ओहदेदारों ने गाजा की रफा सरहद कुछ देर के लिए खोली, लेकिन सिर्फ काहिरा एयरपोर्ट पर फंसे हुए लोगों को ही जाने दिया गया। गाजा पिछले 11 साल से इसराइल की बदतरीन और गैर इंसानी नाकाबंदी का शिकार है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर सुर्खियों के पेश करदा है। सीरिया की फौजें किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती हैं। कावुसोग्लू ने कहा तुर्क सिपाहियों को कोई नहीं रोक सकता। सीरिया में अमरीकी दखल अंदाजी की नई लहर। अफरीन तनाव के बीच जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। सर्जी लावरोफ ने कहा वॉशिंगटन आग से न खेले। ईरान ने म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा इसराइल और सऊदी अरब अमरीका के क्लाइंट स्टेट्स बन गए। अलहूसियों की मदद पर ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में करारदाद। सऊदी अरब ने कहा दहशतगर्दों की मदद पर हिसाब देना पड़ेगा। इराकी अदालत ने आईएस में शामिल होने वाली तुर्क औरत को सजाए मौत सुनाई। 12 दूसरी औरतों को भी उम्र कैद। गजा में मुसलसल दूसरे दिन इसराइल के हमले। हफ्ते को जाँ बहक फलस्तीनियों की तदफीन। रोटोमैक पेन के मालिक का फ्रॉड 800 करोड़ का नहीं 3600 करोड़ रुपए का है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। पीएनबी स्कैम के सिलसिले में दावे जारी।
बैंक फ्रॉड मामलों से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, वजीर आजम की खामोशी पर राहुल गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का तंज। इमरान खान ने तीसरी बार शादी कर ली, इस बार रूहानी टीचर बनी दुल्हन। जारियत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान में उस हवाई जहाज का मलबा तलाश करने के लिए सरगर्मी से ऑपरेशन जारी है जो खराब मौसम के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 66 लोग हलाक हो गए। यह हवाई जहाज तेहरान से यासूर जा रहा था जो उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया और एक पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान सरकारी मीडिया में कहा गया कि जहाज के मलबे का पता लगा लिया गया है, लेकिन शहरी हवाबाजी के तर्जुमान ने अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया अमेरिका में इख्तलाफात का बीज बोने में कामयाब होता जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर साबिक सदर बराक ओबामा पर तनकीद की और कहा कि वो अपने दौर में रशिया को रोकने में नाकाम रहे। ट्रंप ने FBI पर भी तनकीद की और कहा कि वो अपना ज्यादातर वक्त ये साबित करने की कोशिश में है कि मेरी इलेक्शन टीम के रशिया के साथ ताल्लुकात थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस बात को गलत नहीं बताया कि रशिया अमेरिका में छेड़छाड़ कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की ताईद रखने वाली मरकजी हुकूमत का कंट्रोल सिर्फ 18% इलाके तक रह गया है। अमेरिकी मीडिया में ये बात बताई गई। इस इलाके में भी काफी मसाइल पाए जाते हैं। अमेरिका के एक अखबार ने इन मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में बलख सूबे के गवर्नर ने अमलन सदर अशरफ गनी से बगावत कर दी है और हिदायत के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इस्लाम की सही इमेज पेश करने के लिए बरतानिया की 200 से ज्यादा मस्जिदों को सबके लिए खोल दिया गया। इस मौके पर बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्ज देता है और मुख्तलिफ मजहबों और रंगो नस्ल के लोगों को मिलकर बरतानिया के समाज में अच्छा रोल अदा करना चाहिए। थेरेसा मे ने एक मस्जिद का दौरा किया और मस्जिदों को सबके लिए खोलने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे इस्लाम को समझने का मौका मिलेगा। मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन ने पार्लियामेंट से दरखास्त की है कि इमरजेंसी की मुद्दत और 15 दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। अपोजिशन ने इस मौके पर पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सदर अब्दुल्ला यामीन ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और सियासतदान इमरान खान ने तीसरी बार शादी कर ली है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने तस्दीक की कि उन्होंने अपनी रूहानी टीचर से शादी की। इस तरह कई हफ्तों से जारी कयास आराइयां खत्म हो गईं। तहरीक इंसाफ पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि 65 साल इमरान खान ने लाहौर के करीब होने वाली एक सादत तकरीब में बुशरा मानिका से शादी कर ली जो एक काबिल एहतराम रूहानी टीचर है। शादी की यह तकरीब बुशरा के भाई के घर पर हुई और तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने निकाह पढ़ाया। उन्होंने कहा कि वलीमे की तकरीब अगले कुछ दिनों में सादगी से इमरान खान के घर पर होगी। बुशरा की उम्र तकरीबन 50 साल है। वो पिंकी पीर के नाम से जानी जाती हैं। पहली शादी से इमरान खान के 5 बच्चे हैं जो जमाइमा गोल्डस्मिथ से हुई थी। बुशरा के पहले शौहर इस्लामाबाद में एक सीनियर कस्टम्स ऑफिसर हैं जिनके साथ हाल ही में उनकी अलहदगी हो गई। बुशरा लाहौर के करीब पाकपतन जिले की रहने वाली है। शादी की तकरीब में इमरान खान की बहन शरीक नहीं हुई और ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि वो इस शादी से खुश नहीं है। इमरान खान ने इससे पहले 2 बार शादी की और 2 बार भी उनकी तलाक हो गई। उनकी पहली शादी 1995 में एक मशहूर बरतानवी अरबपति की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से हुई थी जो 9 साल चली। जमाइमा के साथ इमरान खान को 2 बेटे हैं। उनकी दूसरी शादी एक टीवी एंकर रिहाम खान के साथ 2015 में हुई जो सिर्फ 10 महीने ही चली। पता चला कि इमरान खान तकरीबन 1 साल पहले बुशरा से मिले और उनसे वो रूहानी मशवरे लेते थे। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट पर निकाह की तस्वीरें जारी की गईं। रोटोमैक पेन के प्रोमोटर का स्कैम 800 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 3695 करोड़ रुपए का। इस बात का पीर को पता चला। सीबीआई ने इस सिलसिले में रोटोमैक पेन के प्रोमोटर कोठारी और उनके खानदान के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। यह रकम अलग अलग बैंकों से कर्ज के तौर पर ली गई थी। एक दिन पहले यह स्कैम 800 करोड़ का बताया गया था। सीबीआई ने कानपुर से काम करने वाली रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी, उनकी बीवी साधना कोठारी और दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सिलसिले में शिकायत की थी। इस तरह पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम के बाद सामने आने वाला यह दूसरा बड़ा स्कैम है। सीबीआई ने कानपुर के अलग अलग मकामात पर इस स्कैम के सिलसिले में दावे किए। सीबीआई के तर्जुमान ने बताया कि अब तक इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक दिन पहले कहा गया था कि कोठारी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन अब कहा गया कि कोठारी, उनकी बीवी और उनके बेटे से पूछताछ की गई।
कोठारी और उनके घर वालों के खिलाफ 3,695 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक का 11,600 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया था, जिसका सरगना एक अरबपति जौहरी नीरव मोदी है। नीरव मोदी अब मुल्क से फरार है। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड का असर हिंदुस्तानी मार्केट्स पर पड़ने लगा है। पीर को सेंसेक्स में 236 पॉइंट्स की भारी गिरावट आई और वो 33,774 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी भारी गिरावट आई। निफ्टी तकरीबन 60 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 10,392 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बीजेपी के बागी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा और सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने इन स्कैम्स के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के सिलसिले में तनकीद करते हुए ट्विटर पर लिखा कि पहले ललित फिर माल्या, अब नीरव फरार। कहाँ है? न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले वजीर आजम और देश के चौकीदार। उन्होंने कहा कि साहब की खामोशी का राज जानने को जनता बेकरार है। उनकी चुप्पी चीख चीख कर बता रही है कि वो किसके हैं वफादार। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मोदी पर कोई सफाई ना देने पर तनकीद की। शत्रु ने एक तंजिया ट्वीट में कहा कि एक नेशनलाइज्ड बैंक में इतना बड़ा स्कैम हुआ, हुकूमत के बड़े बड़े लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ना चौकीदार वतन और ना वजीर फाइनेंस ने कोई जवाब दिया और ना कोई सफाई दी। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच को बंद कर दिया गया। इसके अलावा मुल्क के कई इलाकों में पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने धावे जारी रखे। हैदराबाद पुलिस ने मलयालम फिल्म ओरू वाडा लव के डायरेक्टर उमर लुलू को नोटिस जारी किया है और उनसे एक मुतनाज़ गीत के बारे में सफाई मांगी है। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया कि इस गीत से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा सैयद फैयाज ने बताया कि उमर लुलू को सफाई देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। ये गीत केरला की एक नौजवान लड़की प्रिया प्रकाश वारियर पर फिल्माया गया है, जो रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन गई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं। सीरिया की फौजें किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती हैं। कावुसोग्लू ने कहा, तुर्क सिपाहियों को कोई नहीं रोक सकता। सीरिया में अमरीकी दखल अंदाजी की नई लहर। अफरीन तनाव के बीच जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। सर्जी लावरोफ ने कहा, वॉशिंगटन आग से न खेले। ईरान ने म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा, इसराइल और सऊदी अरब अमरीका के क्लाइंट स्टेट्स बन गए। अल-हुसियों की मदद पर ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में करारदाद। सऊदी अरब ने कहा, दहशतगर्दों की मदद पर हिसाब देना पड़ेगा। इराकी अदालत ने आईएस में शामिल होने वाली तुर्क औरत को सजाए मौत सुनाई। 12 दूसरी औरतों को भी उम्र कैद। गजा में मुसलसल दूसरे दिन इसराइल के हमले। हफ्ते को जांबहक फलस्तीनियों की तदफीन। रोटोमैक पेन के मालिक का फ्रॉड 800 करोड़ का नहीं 3,600 करोड़ रुपए का है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। पीएनबी स्कैम के सिलसिले में धावे जारी। बैंक फ्रॉड मामलों से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। वजीर आजम की खामोशी पर राहुल गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का तंज। इमरान खान ने तीसरी बार शादी कर ली। इस बार रूहानी टीचर बनी दुल्हन। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।